गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं प्रमोद कुमार जंगिड, श्रीमती राम कुमारी गर्ल्स स्कूल मुकंदगढ़ मंडी की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। सभी लोग घर पे स्वस्थ होंगे और इससे वैश्विक जो महामारी है, इस महामारी में आप अपना और अपने घर वालों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे, ऐसी मुझे आशा आपसे। चलिए स्टूडेंट, अपना जो कल के वीडियो के अंदर कल का वीडियो जो था 18 मिनट पे, वो क्या हुआ था, बीच में बंद हो गया था, तो उसके बचा हुआ जो भाग है उसको आज अपन पूरा कर लेते हैं। ठीक है, तो अपना जो चैप्टर चल रहा था कौन सा चल रहा था? कृषि। ठीक है, कृषि अपना चैप्टर चल रहा था और इस कृषि के अंदर अपन पढ़ रहे थे जीवन निर्वाहन कृषि। कौन सी कृषि पढ़ रहे थे अपन? जीवन निर्वाहन कृषि। अब देखो, इसमें जीवन निर्वाहन जो कृषि है, इस कृषि के अंदर क्या हुआ, देखो कि पहले क्या था, प्राचीन समय के अंदर स्थानांतरित कृषि की जाती थी, उसमें केवल अपना जीवन यापन करने के लिए ही कृषि कार्य किया जाता था। लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या होने लग गया, धीरे धीरे इस कृषि का व्यापारीकरण होने लग गया। मतलब लोगों की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, इस मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति जो कृषि के साथ साथ होने लग गई, इसलिए इसको कहा जाने लगा जीवन निर्वहन कृषि। ठीक है, इसकी विशेषता क्या हो जाएगी? विशेषता में देखो, पहली विशेषता है यह एक स्थायी कृषि है। यह एक स्थायी कृषि है जो अनुकूल प्राकृतिक दशाओं में की जाती है। ठीक है, जहां पर प्रकृति के अनुकूल दशाएं होती है, जैसे मान लो चावल है, तो चावल के लिए प्राकृतिक दशाएं किस प्रकार की? काली मिट्टी होनी चाहिए, वर्षा अधिक होनी चाहिए, ठीक है ना, इस प्रकार की प्राकृतिक दशाएं अनुकूल होती है। तो इसमें भी ये स्थायी कृषि है, मतलब इसको बदला नहीं जाएगा। खेत एक ही होता है, एक निश्चित स्थान पर यह कृषि की जाती है। तो एक निश्चित स्थान जहां पर अनुकूल प्राकृतिक दशाएं होती है, उस क्षेत्र के अंतर्गत जीवन निर्वाहन जो कृषि है वो की जाती है। ठीक है, दूसरा, इस कृषि क्षेत्र में दूसरी विशेषता है इसकी, इस कृषि क्षेत्र में जनसंख्या अधिक होती है। भाई, जनसंख्या अधिक होती है। ठीक है, अब जनसंख्या अधिक होती है तो भूमि पर दबाव भी क्या होता है? भूमि पर दबाव अधिक होता है। ठीक है, भूमि पर दबाव क्या होता है? अधिक होता है, जिस कारण भूमि का गहनतम उपयोग किया जाता है। गहनतम उपयोग किया जाता है। ठीक है, गहनतम उपयोग का मतलब क्या हो गया भाई? देखो, जनसंख्या ज्यादा है और जमीन क्या है? कम, तो उस जनसंख्या की पूर्ति करने के लिए भूमि पर मतलब बहुत ज्यादा दबाव होता है, और दबाव होने के कारण भूमि का गहन उपयोग किया जाता है। अब आगे देखो, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये हो गया कि इस विशेषता के अंदर इसमें खेतों का आकार भी छोटा होता है। खेतों का आकार कैसा होता है? छोटा। ठीक है, खेतों का आकार छोटा होता है तथा चौथी विशेषता हो जाएगी, एक वर्ष में 3 फसलें ली जाती है। एक वर्ष में 3 फसलें ली जाती है, ये इसकी चौथी विशेषता है। देखो, 3 फसलें क्यों ली जाती है? क्योंकि जनसंख्या अधिक होती है और उस जनसंख्या की आवश्यकता को पूरा करने के लिए भूमि का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करते हैं। जैसे मान लो 3 फसलों का मतलब समझ रहे हो ना आप? एक जैसे खरीफ की फसल हो गई, रबी की फसल हो गई है, जायद की फसल हो गई, तो 3 फसलें इसके अंदर एक साल में ली जाती है। जैसे मान लो उदाहरण के लिए देखिए, अपन अपना वेस्ट बंगाल है, तो इस वेस्ट बंगाल के अंदर साल के अंदर 3 चावल की फसलें ली जाती है। ठीक है, 3 चावल की फसल है। और आगे आएगा अपने भारत वाले चैप्टर में, एक का नाम है अमन और एक का नाम है बोरो। ये 3 चावल की फसलें हैं और तीनों चावल की फसलें साल के अंदर 3 बार ली जाती है। इसी के कारण भारत में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? भाई, पश्चिम बंगाल करता है। ठीक है, ध्यान रखना इसका। तो एक साल में कितनी फसलें ली जाती है? 3 फसलें ली जाती है। 5 इसका जो इस कृषि में
इस कृषि में मानवीय श्रम के साथ साथ कृषि उपकरणों का प्रयोग भी किया जाता है। ठीक है ना, कृषि उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, या ऐसे लिख देंगे अपन, मशीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, मशीनों का प्रयोग किया जाता है। दोनों में एक ही बात है, कोई बात नहीं है कि इसमें मानव का श्रम तो होता ही है, साथ साथ इसके अंदर क्या होता है, मशीनों का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे मान लो अपने देखते हैं कि चावल की फसल होती है, तो चावल की फसल जो होती है उसके अंदर चावल की बुआई से लेकर कटाई तक का जो काम है कुछ क्षेत्रों के अंदर लोग खुद कर लेते हैं और बाकी मशीनों के द्वारा किया जाता है। लेकिन आप ध्यान रखना, कटाई का और निकालने का काम जो है वो निश्चित रूप से मशीन के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है ना, तो कृषि के अंदर मानवीय श्रम भी होता है और मानवीय श्रम के साथ साथ इसके अंदर मशीनों या कृषि उपकरणों का प्रयोग भी किया जाता है। ये 5वीं विशेषता है इसकी। इसकी 6ठी विशेषता, इस कृषि में उपजाऊ या उन्नत किस्म के बीज रसायन, खाद या वह कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है। कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है। देखो ये इसकी बड़ी विशेषता है, मतलब इसके अंदर फसल का उत्पादन ज्यादा लेने के लिए उन्नत किस्म के बीज, साथ में रसायनों का प्रयोग है, खाद का प्रयोग है, इन सभी का प्रयोग इसके अंदर किया जाता है। ठीक है, साथ में देखो जैसे अपने हरित क्रांति 1967 में शुरू हुई थी, तो उसका उद्देश्य क्या हुआ कि उन्नत किस्म के बीज मंगाए, रसायन जैसे अपन डालते हैं ना यूरिया वगैरह अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए, तो इनका प्रयोग भी किया जाता है। एक इसकी विशेषता, सिंचाई की सुविधा अधिक होती है यहाँ पर। तो सिंचाई की सुविधा अधिक होने के कारण सिंचाई की सुविधा अधिक होने के कारण इसमें फसल चक्र भी अपनाया जाता है। ठीक है ना, फसल चक्र भी अपनाया जाता है। फसल चक्र का मतलब जानते हो कि अदल बदल की फसलों को बोना। जैसे मान लो एक साल कहीं पे बाजरे की फसल बोई तो अगली साल वहाँ पे कुमार की फसल बोएंगे, या फिर अपन बोल देंगे जैसे मान लो खरीफ की फसल में बाजरे की फसल बोई तो रबी की फसल में वहाँ क्या बोलेंगे अपन, चने की फसल। इस प्रकार क्या होता है कि फसल चक्र जो है अधिक सिंचाई होने के कारण इस क्षेत्र के अंदर मुख्य रूप से अपनाया जाने लग गया है। दूसरी बात इसकी विशेषता, इसमें जनसंख्या अधिक होती है। देखो अभी पहले भी नाम आया था, तो जनसंख्या अधिक होने के कारण इसमें खाद्य फसलों का उत्पादन अधिक होता है। खाद्य फसलों का उत्पादन अधिक होता है। खाद्य फसल कौन सी होगी, जैसे मान लो चावल है, चावल, गेहूं, ठीक है, आदि। इन फसलों का उपयोग जो है उत्पादन जो मुख्य रूप से इनमें किया जाता है, क्योंकि जनसंख्या की आपूर्ति जो है खाने वाली फसल जो है चावल, गेहूं वगैरह इनमें भी की जाती है। ठीक है, अब एक विशेषता और, ये कहाँ पर की जाती है, तो ये बेटा मानसूनी एशिया के अंदर की जाती है। मानसूनी एशिया का जो भाग है, इस भाग के अंदर इस प्रकार की कृषि मुख्य रूप से की जाती है। जैसे आप लोगों ने 11वीं क्लास में पढ़ा, तो भारत की जलवायु किस प्रकार की है, मानसूनी जलवायु है। तो ये जीवन निर्माण कृषि जो है मुख्य रूप से भारत के अंदर की जाती है, बांग्लादेश में की जाती है, पाकिस्तान, नेपाल, चीन है, इन क्षेत्रों के अंदर प्रमुख रूप से इस प्रकार की कृषि की जाती है। समझ में आई होगी आप लोगों की विशेषताएं। तो ये 8 नंबर इसकी विशेषता होगी। फिर देखो इस कृषि के 2 प्रकार भी है। कृषि के प्रकार कितने हैं, 2 प्रकार जीवन निर्वहन कृषि के। वो प्रकार और अपन देख लेते हैं। देखो इसके प्रकार पहला है चावल प्रधान जीवन निर्वहन कृषि। और दूसरी आपकी गेहूं प्रधान जीवन निर्वहन कृषि। 2 प्रकार में, सिंपल सी बात है। देखो
चावल प्रधान का मतलब इसके अंदर मुख्य फसल कौन सी होती है? चावल होती है। ठीक है, कहाँ पर की जाती है ये कृषि? ये की जाती है आपकी मुख्य रूप से बांग्लादेश, म्यांमार, इसके अलावा इंडोनेशिया, ठीक है, मध्य चीन, इन देशों के अंदर मुख्य रूप से जो है चावल प्रधान जीवन निर्वाह कृषि की जाती है। मतलब इसके अंदर जो मुख्य फसल होती है चावल होती है। और दूसरी बात की कहाँ पर जाती है? यहाँ पर देखो चावल की फसल को बारिश की आवश्यकता अधिक होती है, तो 100 सेंटीमीटर वर्षा से 100 सेंटीमीटर वर्षा जहाँ पर होती है वार्षिक वर्षा, उन क्षेत्रों के अंदर चावल की कृषि मुख्य रूप से की जाती है। ठीक है ना, इन क्षेत्रों में प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? चावल हो जाएगी। दूसरी बात देखो, गेहूं प्रधान जीवन निर्वाह कृषि मुख्य रूप से उत्तरी भारत जैसे पंजाब, हरियाणा वगैरह, उत्तरी भारत, उत्तरी चीन, पाकिस्तान आदि देशों के अंदर गेहूं प्रधान जीवन निर्वाह कृषि जो है मुख्य रूप से की जाती है। ठीक है, यहाँ पर वर्षा जो है वो 100 सेंटीमीटर से कम होती है, 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। ठीक है, और वहां पर कितनी होती है? चावल वाले के अंदर 100 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है। ये गेहूं वाली फसल जो है जहां पर वर्षा नहीं होती है उन क्षेत्रों में सिंचाई के द्वारा की जाती है। जैसे अपने भारत के अंदर शीत ऋतु के अंदर ये कृषि है वो की जाती है। ठीक है ना, क्योंकि गेहूं जो है शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा है, इसकी वजह से शीतोष्ण कटिबंधीय मतलब शीत ऋतु के अंदर अपने वर्षा बिल्कुल नहीं होती है, इसलिए गेहूं की फसल जो है मुख्य रूप से सिंचाई के द्वारा ही की जाती है, पानी की आपूर्ति सिंचाई के द्वारा की जाती है। तो बेटा आप लोगों के समझ में आया होगा ये जीवन निर्वाह कृषि, इसके दो प्रकार होते हैं, विशेषता मैंने आपको बता दी। फिर देखो आगे देखते हैं अपन नंबर 4, चौथी है विस्तृत वाणिज्य कृषि। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, देखो वाणिज्य का नाम मतलब वाणिज्य का नाम है, इसका मतलब इस प्रकार की कृषि जो है मुख्य रूप से व्यापार करने के उद्देश्य से की जाती है। भाई किसके उद्देश्य से की जाती है? व्यापार के उद्देश्य से। कारण व्यापार मतलब ऐसी फसलें जो खाने के लिए प्रयोग में नहीं करके उसको बेचना मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है ना, तो ऐसी फसल को अपन बोलेंगे विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। ठीक है ना, ये कृषि का बदलता हुआ स्वरूप है। ठीक है, जीवन निर्वाह जो कृषि है इसका जब विस्तार हुआ और कृषि उत्पादन के जो क्षेत्र है वो व्यापारिक दृष्टि से बनने लग गए तो उसको विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि कहने लग गए। ठीक है, तो अब एक इस प्रकार की कृषि देखो, जैसे नाम आ रहा विस्तृत है तो इनकी विशेषता क्या हो जाएगी? इसमें खेतों का आकार बड़ा होता है। ठीक है, देखो नाम आ रहा है विस्तृत, विस्तृत का मतलब बड़ा होता है, तो सीधी सी बात है इसमें खेतों का आकार कैसा हो जाएगा भाई? बड़ा हो जाएगा। ठीक है, कितना होता है? लगभग 240 से 1600 हेक्टेयर। ठीक है, कितना क्षेत्रफल हो सकता है? खेतों का आकार कितना हो सकता है? 240 से लेकर 1600 हेक्टेयर के लगभग इसके अंदर खेतों का आकार या खेतों की साइज होती है। ठीक है, दूसरी विशेषता क्या होगी? अब देखो खेतों का आकार बड़ा है तो मानवीय श्रम के द्वारा ये कार्य मुश्किल होता है, इसलिए इसके अंदर क्या हो जाएगा? इसमें खेत तैयार करने से लेकर कटाई तक का कार्य आधुनिक मशीनों के द्वारा किया जाता है। आधुनिक मशीनों द्वारा किया जाता है। ठीक है,
खेत तैयार करने, जैसे मान लो खेत के अंदर अपन फाड़ वगैरह लगवाते हैं, उसके अंदर हेरा वगैरह लगवाते हैं, तो वो सारा काम है। और बीच में निराई गुड़ाई कटाई वगैरह का सारा काम जो है किसके द्वारा किया जाता है? आधुनिक मशीनों से, ट्रैक्टर वगैरह। और इसके साथ में ट्रैक्टर, हार्वेस्टर है, जैसे ट्रैक्टर आ जाएगा एक आपका, एक हार्वेस्टर आ जाएगा, हार्वेस्टर आ जाएगा। इसके अलावा और बहुत सारी मशीनें, जैसे उसमें दे रखा है कंबाइन आदि जो मशीनें हैं, इन मशीनों का प्रयोग जो है इस कृषि के अंदर किया जाता है। ठीक है। तीसरी विशेषता क्या हो जाएगी? इसमें प्रमुख जो फसलें, प्रमुख फसलें, अब प्रमुख फसलों का मतलब आ गया, जैसे विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि आ रहा है, विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि आ गया, तो जैसे मतलब इसके अंदर व्यापारिक फसलें हो जाएगी। तो व्यापारिक फसलें इसमें खाद्यान्न फसल प्रमुख ना होकर कौन सी हो जाएंगी? वाणिज्यिक कृषि या व्यापारिक फसलें इसके अंदर मुख्य रूप से होती है, जैसे गेहूं, जौ, राई, तिलहन। ठीक है ना। गेहूं, जौ, राई, तिल या और कई प्रकार की फसलें इसके अंतर्गत मुख्य रूप से आ जाएंगी। तिलहन आ जाएंगी, तिलहन के मतलब सभी प्रकार की तिलहन फसलें आ जाएंगी। आदि फसलें इसके अंदर प्रमुख है। ठीक है ना। फसलों में गेहूं, राई, तिलहन वगैरह इसके अंदर क्या है? प्रमुख है। और खासियत क्या है इसकी? इसके अंदर खाद्यान्नों को सुरक्षित रखने के लिए, खाद्यान्नों को सुरक्षित रखने के लिए, रखने हेतु बड़े बड़े गोदाम बनाए जाते हैं। भाई बड़े बड़े गोदाम बनाए जाते हैं। ठीक है। बड़े बड़े गोदाम होते हैं जिसके अंदर अनाज का भंडारण किया जाता है, क्योंकि उत्पादन अधिक होता है, इसकी वजह से बड़े बड़े गोदाम बनाए जाते हैं जहां पर इनका भंडारण किया जाता है। पांचवी विशेषता, मानवीय श्रम न्यूनतम होता है इसमें, मानवीय श्रम न्यूनतम होता है। ठीक है ना। मानवीय श्रम न्यूनतम होता है, देखो मैंने बता दिया, क्योंकि इसके अंदर लगभग सारा का सारा काम जो है किससे किया जाता है? भाई आधुनिक मशीनों के द्वारा किया जाता है। तो इसमें मानवीय श्रम न्यूनतम होता है। इसकी एक सबसे बड़ी खासियत है, इसमें प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक व प्रति हेक्टेयर कम होता है। ये बड़ी खासियत है इसकी। जबकि जीवन निर्वाह जो कृषि होती है, देखो मैंने जीवन निर्वाह नहीं बताया, जीवन निर्वाह के अंदर क्या होता है? प्रति व्यक्ति उत्पादन ज्यादा होता है। प्रति व्यक्ति उत्पादन कम होता है, कम, और प्रति हेक्टेयर अधिक होता है। प्रति हेक्टेयर क्या होता है? अधिक होता है ना। और इसके अंदर खेतों का आकार तो बड़ा होता है, और यहाँ पर क्या होता है? जनसंख्या कम होती है यहाँ पर। ठीक है। जिन क्षेत्रों में इस प्रकार की कृषि होती है वहां पर जनसंख्या क्या होती है? कम। तो जनसंख्या कम होने के कारण प्रति व्यक्ति उत्पादन ज्यादा और प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्या होता है? कम होता है। ये भी इस कृषि की एक बहुत बड़ी विशेषता है। अब ये कृषि की कहां पर जाती है? देखो इस प्रकार की कृषि जो है, यह कृषि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में की जाती है। अब शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कौन कौन से हैं? ये मैंने आपको बता दिया पहले कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जैसे उत्तरी अमेरिका के अंदर प्रेरी, दक्षिण अमेरिका में पंपाज, ऑस्ट्रेलिया के अंदर उसको डाउन्स कहा जाता है, दक्षिण अफ्रीका में वेल्स कहते हैं, यूरेशिया के अंदर उसको क्या कहते हैं? स्टेपी बोलते हैं। ठीक है। अलग अलग क्षेत्रों में इनके अलग अलग नाम है। तो ये कृषि मुख्य रूप से शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान है उन क्षेत्रों के अंदर मुख्य रूप से
की जाती है। आपको बताना चाहिए कौन कौन से क्षेत्रों में किस प्रकार की कृषि के अलग अलग क्या नाम है। इसके अलावा इसकी समस्या क्या आ रही है, लगातार जनसंख्या वृद्धि हो रही है, जनसंख्या वृद्धि हो रही है, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि होने के कारण खेतों का आकार सिमट रहा है, खेतों का आकार कम हो रहा है, खेतों का आकार क्या हो रहा है भाई, कम हो रहा है, ठीक है ना। ये भी एक बड़ी समस्या, जनसंख्या बढ़ रही है जिसकी वजह से लोग जो है अपने मकान वगैरह बनाने के लिए धीरे धीरे कृषि भूमि को कम करते जा रहे हैं, ठीक है। नौवीं विशेषता यह कृषि विश्व के विकसित जो देश है, इन विकसित देशों में की जाती है, ठीक है ना। विकसित देशों में इस प्रकार की कृषि जो है प्रमुख रूप से की जाती है, विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि, ठीक है। और विशेषता यह तकनीक आधारित कृषि है, तकनीक व यंत्रीकृत मशीन, मतलब यंत्रीकृत आधारित है, ठीक है ना। मतलब इसके अंदर तकनीकी का प्रयोग करने के साथ साथ इसमें आधुनिक यंत्रों का, कृषि यंत्र जो है इनका प्रयोग भी मुख्य रूप से किया जाता है। तो इस प्रकार विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि, देखो इसके अंदर मानचित्र में भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि का क्षेत्र बताइए। तो इसके अंदर मैंने आपको पहले बताया था, मैं थोड़ा सा दोबारा बता रहा हूँ आपको। विस्तृत मानचित्र में पूछ लेते हैं कई बार, जैसे परीक्षा के अंदर पूछ ले मानचित्र में कौन से क्षेत्र में की जाती है। जैसे ये विश्व का मानचित्र है, तो सबसे पहले आपको बताना चाहिए, जैसे ये उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका आ गया, ठीक है। ये आ गया यूरोप, ये आ गया आपका अफ्रीका, ये आ गया आपका इंडिया, इंडिया है यहाँ पे, ये आ गया एशिया, और ये आ गया आपका ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, ठीक है। अब इसके अंदर विश्व के मानचित्र में पूछे तो मैंने आपको बता दिया कि जैसे शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, अब मैंने बताया था प्रेरी, जैसे ये वाला भाग आ गया आपका, इसको बोलेंगे अपन प्रेरी, ये ब्राजील के अंदर आ जाएगा, और बोल देंगे इधर मैं लगा देता हूँ एक निशान, दक्षिण अफ्रीका के अंदर आ जाएगा थोड़ा सा, ऑस्ट्रेलिया के अंदर आ गया, जैसे इस प्रकार का भाग ऑस्ट्रेलिया में आ जाएगा, न्यूजीलैंड में आ जाएगा, थोड़ा सा न्यूजीलैंड में दिखा देता हूँ, यहाँ पर एशिया के अंदर दिखा देता हूँ थोड़ी दूर में, ठीक है। ये आ गया ना, ठीक है। इस प्रकार मानचित्र में आपको दिखा देना है, और यहाँ पे लिखना आपको संकेत बिंदु, संकेत के बिना मानचित्र गलत होता है, तो संकेत में आपको क्या करना है, इस प्रकार एक डब्बा बनाना है और उसके अंदर इस प्रकार के निशान बना देना, जिसे आपने मानचित्र में दिखाएगा, ये बना देंगे, और यहाँ लिख देंगे विस्तृत वाणिज्यिक अनाज का क्षेत्र, विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि क्षेत्र, ठीक है। यहाँ पे आपने ये निशान बना दिया, और जहाँ जहाँ पे जो क्षेत्र है वो आप बना दोगे तो अगला अपने आप समझ जाएगा कि वास्तव में सही क्या बचे। तो बेटा ये विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि, जीवन निर्वहन कृषि, 2 कृषि अपनी हो चुकी है, इंपोर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से कई बार इनकी विशेषताएं इसमें पूछी जाती है। तो मुझे उम्मीद आप लोगों को समझ में आएगा, मानचित्र भी समझ में आएगा,
नोट्स में भेज दूंगा आपको, उसके अंदर आप देख के अपने नोटबुक के अंदर ये काम कर लेना। फिर भी अगर कोई चीज़ कंफ्यूज है, समझ में नहीं आ रही, तो मुझे कमेंट करके आप जरूर बताएं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।